अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने सनल के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर CBSE कोर्स बी का एक मैराथन क्लास लगाओ, एक मैराथन क्लास लेकर आओ जिसमें हम पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर सब कुछ समझ सकें। तो आप ही की फरमाइशों पर, आप ही के बहुत सारे कमेंट्स के ऊपर कहने के बाद ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 4-5 बातें एक साथ बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करूँगा। आपको सबसे पहले वो बातें सुननी है ताकि आपको वीडियो समझने में और इन सब बातों को आगे अमल करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक एक करके सारी बात समझाता हूँ। पहली बात, ये जो वीडियो है इसमें आपको सिर्फ ग्रामर शामिल की गई है, यानी उर्दू क़वाइद। आपका पेपर 2 हिस्सों में होने वाला है। एक हिस्से में आते हैं किताब के सवाल जवाब और दूसरे हिस्से में आते हैं ग्रामर के, यानी क़वाइद के सवाल जवाब। तो क़वाइद और किताब दोनों मिलकर आपका पूरा पेपर कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ क़वाइद शामिल की गई है, किताब के चैप्टर से कोई भी सवाल शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब आती है दूसरी बात। आप लोग इस वीडियो को पसंद करें, बताएं, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क़वाइद इकट्ठे किए गए हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, यानी जो आपके सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं, जिन जिन के ऊपर सवाल आपके बनने वाले हैं, जिनसे सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं, सिर्फ वही टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। एक्स्ट्रा एक भी चीज़ इसमें शामिल नहीं की गई है। अगर आपने क़वाइद आज तक उठाकर नहीं देखा है, उर्दू ग्रामर को नहीं पढ़ा है, और अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देख लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप उर्दू ग्रामर आराम से कंप्लीट कर पाएंगे और पेपर का एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए ये बोलूँगा कि ग्रामर जब आप अच्छी तरह समझ जाओगे, उसके बाद आपके पास किताब बचेगी। तो तीसरा आपका काम यह है कि आप ही मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ सर, ये वीडियो बहुत अच्छा है, मैराथन समझ में आ गई है और हम इसको समझ पाए हैं, आप इसे पसंद करेंगे। आप जिस तरह पहले आपने कमेंट किए हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर किया है, उसी तरह अगर आपने इस वीडियो को भी इतनी मोहब्बत दी, तो मैं आपके लिए दूसरे वीडियो में आपके चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 22 तक जो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, आपके बुक जान पहचान के जो चैप्टर हैं 12 से लेकर 22 तक, उसमें हर चैप्टर से किस तरह से सवाल बन सकते हैं, छोटे सवाल, बड़े सवाल, किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह से सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सवाल और सवालों के जवाब मैं आपको ला कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि सर ये वीडियो अच्छा है, तो आपको वो चीज़ बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सवाल जवाब लेकर आऊँगा। आखिरी और सबसे आखिरी बात, चूँकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही चीज़ शामिल की है जो आपके सिलेबस में है, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया है। टोटल इस पैनल को बनाने में 105 पेज लगे हैं। 105 पेज का ये टोटल पैनल है। तो इस तरह से क्लास क्या हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्लास में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जिस टॉपिक के ऊपर भी मैं जो टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, हर टॉपिक के लिए अलग से वीडियो बनाया जा चुका है। आप चाहें तो उस चैनल पर आपको उर्दू क़वाइद का प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको निबंध देखने हैं, ऐसे देखने हैं, मज़मून देखने हैं, तो आपको उसमें मज़मून अलग से मिल जाएंगे। आपको इसम देखना है, ज़मीर देखना है, सिफ़त देखना है, सनअत देखनी है, साबिक़े, लाहिक़े, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जितनी भी चीज़ें होती है, सबके अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर उन सभी को थोड़ा क्या कहते हैं, शामिल करके शॉर्ट में सभी चीज़ों को शामिल किया है जो आपके इम्तिहान में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, वही शामिल किया है, सब चीज़ें नहीं ली गई है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। यहाँ पर इस वीडियो को पढ़ाते वक्त हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाए पढ़ाने में, क्योंकि मैं हर चीज़ ज़्यादा समझाऊँगा नहीं, हर चीज़ ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं। आपको सिर्फ इनको देखकर समझना है और याद करने की कोशिश करनी है। अगर मैं समझाने बैठ गया तो ये वीडियो 4 से 8 घंटे का वीडियो बन जाएगा और आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे और आप परेशान भी हो जाओगे, आपका डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अब वीडियो को बिल्कुल शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले अब मेरी एक गुजारिश, ये बातें थी आपके काम की, अब आती है एक बात मेरे काम की। इससे पहले क्या हुआ था बच्चों, झारखंड बोर्ड का मैंने पेपर बनाए थे, मॉडल पेपर लॉन्च किए थे। तो मैंने एग्ज़ाम से 1 महीना पहले उन मॉडल पेपर और उनके आंसर मैंने लॉन्च कर दिए थे।
लेकिन जब एग्ज़ाम से 2 दिन और 3 दिन पहले काफ़ी सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि सर हमारे पास आपका वीडियो बहुत लेट मिला, यानी उन बच्चों के पास बहुत लेट वीडियो पहुंचा। लेट पहुंचने की वजह क्या है, मैं एक एक बच्चे के पास नहीं पहुंचा सकता। तो आप दोस्तों को, आप प्यारे बच्चों को ये काम करना है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आपको ये वीडियो मिल गया है, आपको इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाना है, अपने सोशल अकाउंट पे इसको क्या करना है, वायरल करना है, ताकि जो बच्चे, देखो इस कॉम को बढ़ाने की जिस तरह, इस कॉम को आगे लेके जाने की जिस तरह एक मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, उर्दू ज़बान को धीरे 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 क्या बहुत पीछे लेकर पीछे जाती जा रही है। हमें इस ज़बान को फ़रोग़ देना है, हमें इस ज़बान को, उर्दू सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है, हमें कोशिश करनी है। तो हम चाहें कि, मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे जो भी उर्दू पढ़ते हैं वो सभी आगे बढ़ें। तो आप भी कोशिश करें कि आपके जो भाई बहन जो उर्दू पढ़ते हैं आप उन तक पहुँचाएँ। तो आप अपने सभी सोशल अकाउंट पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपके व्हाट्सअप हो, स्टेटस हो, आप इसको जल्दी से जल्दी क्या करें, वायरल करें, ताकि दूसरे बच्चों तक भी चीज़ पहुंच जाए और वो बच्चे भी अच्छे नंबर से पास हों। अगर हो सकता है आपने किसी दूसरे बच्चे को वायरल किया, किसी दूसरे बच्चे तक वीडियो पहुंचाया, और वो बच्चा भी हो सकता है उसे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और वो जो पढ़ेगा अच्छे नंबर से पास होगा, तो वो आपको दुआ करेगा, आपके लिए दुआ करेगा कि काश वो मुझे स्टेटस पे ना मिलता वीडियो, तो शायद मैं नहीं देख पाता और आज मेरे उर्दू में इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते। वो बच्चा आपके लिए दुआ करेगा, तो हो सकता है आपके भी नंबर अच्छे हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। तो आप इसे सदक़ाए जारिया समझ के भी क्या करें, वायरल करें, जल्द से जल्द क्या करें, पहुँचाएँ, अपने सभी सोशल अकाउंट पर पहुँचाएँ। ठीक है, आपकी, मेरी और हम सब की बातें क्या होती है, ख़त्म होती है। आइए अब वीडियो को क्या करते हैं, बिल्कुल तरीके से आगाज़ करते हैं। आपके उर्दू ग्रामर में, आपके उर्दू क़वाइद में, आपके सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है साबिक़े। क्या है? साबिक़े। साबिक़े को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर आपसे इम्तिहान में सवाल पूछे जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताकर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। साबिका होता है उपसर्ग, यानी सवाल सब शब्द से, लफ्ज़ से पहले लगने वाला लफ्ज़। यहाँ पर हमने क्या किया है, अन, बा, बद, बे और ला, ये क्या है? वर्ड है। आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि अन से बनने वाला लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ है जो अन से मिलकर बना है, या कौन सा लफ्ज़ है जिसमें अन लग कर, अन साबिका लग कर लफ्ज़ बन सकता है। ठीक है, तो अन के सामने अन से लफ्ज़ बन सकता है अनपढ़, अनबन, अनजान, अनमोल। बा से बन सकता है बाअसर, बा से बन सकता है बाअसर, बाअदब, बातमीज़, बाखबर। बद से बन सकता है बदमिजाज, बदचलन, बदबू। बे से बन सकता है बेवफा, बेशरम, बेइज़्ज़त। ला से बन सकता है लाफ़ानी, लाजवाब और लाचार। ठीक है, अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है बच्चों, अब आप ये बोलोगे सर अन से तो कुछ भी वर्ड बन सकता है, हम तो कुछ भी लफ्ज़ बना सकते हैं, है ना, तो कैसे पता लगेगा कि वो उपसर्ग है कि नहीं? तो आपको याद रखने वाली बात यह है, साबिका हटने के बाद, किसी लफ्ज़ में साबिका हटने के बाद जो लफ्ज़ बचता है उसका कोई ना कुछ मतलब होना चाहिए, तब तो वो साबिका से बनने वाला लफ्ज़ है, वरना वो नहीं है, वरना वो नहीं है। जैसे अन से बना अनपढ़, अगर अनपढ़ में हम अन हटा दें तो क्या बचेगा? पढ़। पढ़ का एक मतलब है, पढ़ का मतलब होता पढ़ना। दूसरा है अनबन, अनबन में अन हटा दिया तो क्या बचा? बन। बन का मतलब बनना, बात बनना। अनजान, अनजान, अनजान में अन हटा दिया तो क्या बचा? जान। जान का मतलब ज़िंदगी। अनमोल, अन हटा दिया तो क्या बचा? मोल। क्या बचा? मोल। मोल का मतलब भाव, कीमत। यानी अन हटाने के बाद लफ्ज़ जो बचा है उसमें अन लगा तभी वो अनमोल बना है। आप अन लगाने से हर लफ्ज़ नहीं बना सकते, ठीक है, अन लगाने से हर लफ्ज़ नहीं बना सकते। वही लफ्ज़ होना चाहिए जो इससे मिलकर उसका कुछ नया मतलब बनता हो। जैसे लफ्ज़ है मोल, मोल का मतलब है कीमत। अनमोल यानी जिसकी कोई कीमत नहीं हो। पढ़, पढ़ यानी पढ़ा लिखा। अनपढ़ यानी अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। समझ गए? ठीक है, स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं, नहीं तो आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आगे देखिए, अब आगे जो लफ्ज़ हैं आपके, वो लफ्ज़ हैं ना। ना से बनता है नापाक, ना से नालायक, ना से ना उम्मीद, ना समझ। नौ, नौ का मतलब नया। नौ से नौजवान, नौ उम्र, नौकरानी। नीम, नीम का मतलब होता है आधा। नीम का मतलब नीम का पेड़ नहीं, नीम का मतलब होता है आधा। नीम रोज़, नीमबाज, नीम हकीम। फिर है सर, सर से बनता है सर बुलंद, सर सब्ज़, सरफराज। कम, कम से कम अक्ल, कम बख्त, कमज़ोर, ठीक है, और कम से कम सिन, जो भी आप बना सकते हैं। गैर से गैर मज़हब, गैर मुस्लिम, गैर हाजिर, और गैर से जो भी वर्ड आप
बना सकते हैं। आली, आली से आलीशान, आली मर्तबा, आली मकाम, आली जनाब, ठीक है। खुश से खुश अखलाक, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुश नसीब, है ना, ये सब खुश से मिलकर बने हैं। और खुश हट जाए तो क्या बचेगा, नसीब बचेगा। क्या बचेगा, नसीब। अब नसीब का मतलब भाग्य, ठीक है, डेस्टिनी, मतलब बनना चाहिए, वर्ड बनना चाहिए। और उसको जोड़ने के बाद भी, उस लफ्ज़ का मतलब क्या होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए, तो ही वो लफ्ज़ बनेगा। अंट शंट यानी मन से ही हम किसी में कुछ नहीं बना। जैसे कोई बस जा रही, बस के पहले खुश लगा दिया, खुश को खुश बस कर दिया, तो बच्चों बस के पहले खुश लगाना खुश बस नहीं होता, वो कोई वर्ड ही नहीं है, वो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, ठीक है। खुश बस बनाते मतलब निकलता है क्या, नहीं निकलता है। वर्ड का मतलब भी निकलना ज़रूरी है। हम से हम सफ़र, हम ख्याल, हम उम्र, हर से हर एक, हर काम, हर घड़ी, हर वक्त, ये वो साबिक़े हैं जो अब तक बहुत ज़्यादा काम में आए हैं, बारहा इम्तहान में आपसे पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया गया है। अब आता है लफ्ज़ लाहिके। क्या है, लाहिके। लाहिका लगाकर दो लफ्ज़ बनाएं, ठीक है। अब लाहिका बोलते हैं, लाहिका को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। इस तरह साबिके और लाहिके, साबिके और लाहिके। साबिका पहले लगाया जाता है और लाहिका बाद में लगाया जाता है। बहुत ही आसान है। अब देखिए, आई से बना है भलाई, पढ़ाई, सिलाई और लड़ाई। साबिका पहले लगता है, अनपढ़ यानी पढ़ के पहले अन लगाया तो अनपढ़ हो गया। अब यहाँ पर भलाई में हमने भला में क्या लगाया, आई, तो भलाई, भला प्लस आई, भलाई, तो भला वर्ड है ना, भला का मतलब भला मानुस, भला इंसान। पढ़ा यानी पढ़ने वाला, पढ़ा में आई लगाया तो क्या हो गया, पढ़ाई। सिला यानी सिला हुआ, सिला में लगाया आई तो क्या हो गया, सिलाई। फिर है लड़ा यानी लड़ना, लड़ा में आई लगाया तो क्या हो गया, लड़ाई। यानी उसमें आई लगाने के बाद लफ्ज़ क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कमा, कमा से कमाई, ठीक है। अब है तर। क्या है, तर। तर से बनता है बेहतर, मेहतर, कमतर। फिर है पन। पन से बचपन, बांकपन, भोलापन। बंद से नज़रबंद, कमरबंद, चकबंद, ठीक है। बाज से आतिशबाज, धोखेबाज, दगाबाज, ठीक है। आस, आस से गिलास, प्यास, मिठास, मिठाई से बना है मिठास। खाना, खाना यानी जगह, पागल खाना, कारखाना, कुतुब खाना। खाना का मतलब ये खाने वाला नहीं है, वो खाना में नून अलिफ आता है। क्या आता है उसमें, नून अलिफ आता है। ये खाना ये वाला होगा, ये खाना। ये खाना का मतलब होता है आपने खाना खाया। और ये जो खाना है इसका मतलब है जगह, स्थान। पागल खाना जहाँ पागल रहते हैं, कारखाना जहाँ पर कारीगर रहते हैं, काम करते हैं, कुतुब खाना जहाँ पर किताबें रहती हैं। अब है गी। गी से नाराज़गी, सादगी, सादा से सादगी, बंदा से बंदगी, नाराज से नाराज़गी। फिर है गिरी। गिरी में नेतागिरी, दादागिरी, चमचागिरी, ये सब गिरी लफ्ज़ हैं। यानी लाही के पीछे आते हैं, साबिका पहले आते हैं, आपको बस याद ये रखना है। गर, गर से बना है कारीगर, ठीक है, रफूगर, चारागर। उसके बाद है गाह। क्या है, गाह। गाह से ईदगाह, ख्वाबगाह, आरामगाह, कोई भी गाह आप लगा सकते हैं जहाँ पर कोई चीज़ पाई जाती है। अब है कार। ये कार वो वाला कार नहीं, ये कार काम वाला कार है। बेकार, बदकार, मक्कार, ठीक है। और भी कार से लफ्ज़ कोई जानते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट में। मुझे सिर्फ इतने याद आए, धमाधम धमाधम, बहुत जल्दी आपके लिए बनाया था। दान से बना है पानदान, गुलदान, ख़ानदान, ठीक है, आतिशदान। और भी बना सकते हैं आप। दार से चौकीदार, बेलदार, पहरेदार, हवादार। मंद से मंद से अक्लमंद, दौलतमंद, एहसानमंद। याब से बनता है सज़ायाब, दस्तयाब, कामयाब। वार से बनता है उम्मीदवार, सोमवार, सिलसिलेवार, हफ्तावार, महीनेवार, सालवार, सालहा। वर से बनता है ताकतवर, नामवर। नुमा से बनता है खुशनुमा, बदनुमा। नाक से बनता है दर्दनाक, खौफनाक, ख़तरनाक। लन से बनता है चलन, मालन, जलन, लगन, पालन। निगार से बनता है अफसाना निगार, मंजर निगार, सवाना निगार। आवट से बनता है बनावट, सजावट, लिखावट। ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं बच्चों, साबिके हैं। अब आया है आपका वर्ड मुज़क्कर और मुअन्नस, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं, इंग्लिश में जेंडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेंडर्स कहते हैं, जेंडर कहा जाता है। हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं। बहुत ही आसान है। राजा का रानी, है ना, कुत्ता का कुत्ती, का बैल का गाय।
ये आपने छोटे बच्चे में पहले क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, अब थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, आप ढंग से सुने और याद करने की कोशिश करें। रमज़ान का महीना होने की वजह से आपके लिए वीडियो बहुत स्पीड से नहीं ला पा रहा हूँ, मुझे इस बात का तकलीफ़ भी है और मेरी हिम्मत भी नहीं है बच्चों बहुत ज़्यादा रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बोलने की। और इबादत का महीना है तो मैं इसे यूँ ज़ाया नहीं करना चाहता, इबादत में लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे रोज़े की हालत में भी अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो समझ लीजिए मैं आपसे कितनी मोहब्बत रखता हूँ कि आपका पेपर बेहतर हो, अच्छा हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी मोहब्बत का मुज़ाहरा करेंगे और प्यारे बच्चों एक दूसरे को ज़रूर शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच जाए, हर बच्चा अच्छे वीडियो से अच्छे नंबर से पास होगा, यही मेरी दिली ख्वाहिश है। आइए, मुज़क्कर का मतलब होता है पुरुषवाचक, मुअन्नस का मतलब होता है स्त्रीवाचक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। बच्चा का बच्ची, बिल्कुल सिंपल, बच्चा का बच्ची, बच्चा सा बच्ची। बिल्ला का बिल्ली, घोड़ा का घोड़ी, ससुर का सास, मियाँ का बीवी, मियाँ का बीवी। अरे मुश्किल है क्या बच्चों? अरे बहुत ईजी है सर, ये तो आराम से कर लेंगे। आगे देखिए, आगे है शौहर का बीवी, बाप का माँ, बेटा का बेटी, मर्द का औरत, मर्द का जन भी होता है, हमने ऑब्लिक लगाया, ठीक है, मर्द का जन भी होता है, औरत भी होता है। शेर का शेरनी, बकरा का बकरी। बताओ मुश्किल है क्या? नहीं सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं, आराम से कर लेंगे। आगे देखिए, मामू का मम्मानी, मामू का मामी नहीं होता, मामी मामू का मुमानी। भाई का भाभी, भाई का बहन भी होता है, भाई का बहन भी होता है। ज़्यादातर आपसे बहन ही ऑप्शन आएगा, भाभी ऑप्शन कम ही आता है। नाना का नानी, कबूतर का कबूतरी, चाचा का चाची, चाचा का चाची। और देखिए बच्चों, धमाधम धमाधम फटाफट देखिए, दादा का दादी, अब्बा का अम्मा, नवाब का बेगम, हाथी का हथनी, हाथी का हथनी। आपको हाथिन भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज ना हो कि, ठीक है, ऐसे ही लफ्ज़ आपको पूछे जा सकते हैं टेढ़े मेढ़े। बैल का गाय, आदमी का औरत, आदमी का औरत, आदमी की औरत नहीं, आदमी का औरत, ठीक है, आदमी की औरत तो होती है। मोर का मोरनी, नौकर का नौकरानी, शायर का शायरा, शायर का शायरनी नहीं होता, शायर का शायरा। इब्न का बिंत, ये भैया इंपॉर्टेंट है, इब्न का बिंत, इब्न यानी बेटा, बिंत यानी बेटी। राजा का रानी, ऊँट का ऊँटनी। अब ये तो क्या बिल्कुल कॉमन है, राजा का रानी, ऊँट का ऊँटनी, तो ये तो चीज़ आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपसे यही पूछे जाएंगे, इब्न का बिंत, ठीक है। ऐसे ही यही वर्ड आपको ज़्यादा याद रखने। कुत्ता का कुतिया, चिड़ा का चिड़िया, मुर्गा का मुर्गी, दुल्हा का दुल्हन, देव का देवी, चूहा का चूहिया, चूहा का चूहिया। बताओ मुश्किल है क्या? नहीं सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आगे देखिए, नाग का नागिन, तालिब का तालिबा। ये बच्चों इसको मोस्टली याद करना, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। तालिब का तालिबा, मालिक का मालकिन, मालिक का मालन, वालिद की वालिदा, वालिद का वालिद यानी बाप, वालिदा यानी माँ। हाजी का हज्जन, हाजी का हाजिन नहीं, हाजी का हज्जन, इसको भी याद रखना है, हाजी का हज्जन। जिनको मैंने ज़्यादा अंडरलाइन किया है, ज़्यादा समझाया है, उनको बच्चों आपको थोड़ा ज़्यादा ही याद करने की कोशिश करनी है। साबिर की साबिरा, हासिद की हासिदा, आरिफ की आरिफा, शरीफ का शरीफा, आलिम की आलिमा, फूफा का फूफी, आलिम की आलिमा। ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये आपको ज़्यादा याद रखना है। ऐसे ही वर्ड आपसे पूछे जाते हैं, आलिम का आलिमा, आबिद का आबिदा, आदिल का आदिला, जाहिल की जाहिला, ख़तीब का ख़तीबा, खालू का खाला, साजिद का साजिदा, साजिद का साजिदा। आप में से किसी का नाम साजिद हो तो मुझे कमेंट में बताना बच्चों, ठीक है। बिचारी का बिचारन, ग्वाला का ग्वालन, पिदर का मादर, पिदर का मादर, पिदर और मादर ये याद रखना। पिसर का दुख्तर, पिसर का दुख्तर, ये भी वर्ड आपको याद रखना है, जिसमें दो बार कर दिया मैंने, पिदर का मादर। फाजिल का फाजिला, मुलाजिम का मुलाजिमा, मुलाजिम यानी नौकर, मुलाजिम यानी नौकरानी, ठीक है। ज़ईफ़ का ज़ईफ़ा, ज़ईफ़ यानी बूढ़ा। खादिम की खादमा, ये भी वर्ड आ चुका है पहले, खादिम की खादमा, खादिम यानी खिदमत करने वाला सेवक। चौधरी का चौधराइन, जेठ का जेठानी, खान का खानम, ये वर्ड भी आता रहता है। अकील का अकीला, अकील का अकीला। वालिद का वालिदा, ये कई बार आ चुका है वैसे, इसलिए दो बार ले लिया। वालिद का वालिदा बहुत आसान वर्ड है और लेकिन कई बार एग्जाम में पहले आ चुका है। सहाबी की सहाबिया, शायर की शायरा। सुल्तान का सुल्ताना, सुल्तान का सुल्ताना भी होता है। सुल्तान का और क्या आता है? बेगम भी आता है। सुल्तान का क्या आता है? बेगम भी होता है। क्या होता है बच्चों? सुल्तान का सुल्ताना, सुल्तान की बेगम भी होता है। सुल्तान का बेगम भी होता है। खालिद का खालिदा, हबीब का हबीबा, हबीब का
हबीबा। आगे देखिए, हलवाई का हलवाइन, भतीजा का भतीजी, बिरादर का ख्वाहर, पठान का पठानी, उस्ताद का उस्तानी और आली का आलिया। आली का आलिया। आगे देखिए, सालेह का सालिहा, सालेह का सालिहा, सैयद का सैयदानी, जाहिद का जाहिदा, ख्वाजा का खातून, ख्वाजा का खातून, आमिल का आमिला, देवर का देवरानी, देवर का देवरानी, भांजा का भांजी, बालिग का बालिगा, मुअल्लिम का मुअल्लिमा, मुअल्लिम का मुअल्लिमा, इसको याद रखना है बच्चों, मुअल्लिम का मुअल्लिमा, कातिल का कातिला, शाकिर का शाकिरा, जाहिद का जाहिदा, जाहिद का जाहिदा। इस तरह आपके क्या होते हैं, पैनल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अभी तक सिर्फ 25 पैनल हुए हैं और अभी 105 पैनल का पूरी क्या है, क्लास है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सिलेबस को जल्दी कवर कर सकें, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास काफ़ी है आपके ग्रामर के पोर्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वाले में अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज़ लेकर आऊँगा, और दोनों वीडियो कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों वीडियो जिस बच्चे ने देख लिए हैं उसको किताबों का सहारा लेने की, दूसरी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ 100% श्योर इसी से ही आपके सवाल बनाए जाएंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक है बच्चों वाहिद जमा। क्या है वाहिद जमा? वाहिद का मतलब एक, जमा का मतलब ज़्यादा, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन बहुवचन जिसे हिंदी में कहा जाता है उसे ही उर्दू में वाहिद जमा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक नया काम हमने क्या किया है, जैसे वाहिद है आफत, वाहिद है आफत, वाहिद की जमा होगा आफात, वाहिद का जमा होता है आफत का आफात होता है, आफत का आफात होता है, अदीब का उदबा होता है, अमीर का उमरा होता है, रईस का रऊसा होता है और गरीब का गुरबा होता है। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज़ आप किताबों से ढूंढोगे, किताबों में पढ़ोगे कि भाई आफत का आफात पढ़ लिया, अदीब का उदबा पढ़ लिया, तो ये चीज़ें जब आप पढ़ोगे ना बच्चों तो आप एज इट इज़ पढ़ते रह जाओगे, आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे। अदीब का उदबा, अदीब का उदबा, अदीब का उदबा, आप क्या करो, रिपीट रटोगे बहुत ज़्यादा। आपको पता होना चाहिए अदीब का मतलब होता क्या है। यहाँ पर बीच में मैंने हर लफ्ज़ की हिंदी लिखी है ताकि आप समझें। आफत का मतलब होता है मुसीबत, अदीब का मतलब होता है साहित्यकार, अमीर का मतलब होता है धनी, और रईस का मतलब भी धनी मालदार भी कह सकते हैं, गरीब का मतलब निर्धन, गरीब का मतलब निर्धन। हर लफ्ज़ की हिंदी लिखी है, मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप इसे पॉज करके वीडियो को देख सकें और समझ सकें कि आखिर सर ने इस वर्ड का मतलब क्यों लिया है, इस एक वचन बहुवचन शामिल किया है, इस लफ्ज़ का मतलब भी आपको आना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लफ्ज़ मैंने लिए हैं और सभी की हिंदी बड़ी मेहनत से लिखी है, और उम्मीद करता हूँ मेरी मेहनत क्या लाएगी, रंग लाएगी। ठीक है, आगे देखिए, फ़कीर का फ़ुक़रा, रफ़ीक का रुफ़क़ा, बीच वाला छोड़ दीजिए, बीच वाला पर ध्यान नहीं दीजिए, कंटिन्यू देखते जाइए। इसम का उसमा, अदीब का अदब का आदाब, अदब का आदाब, अमर का उमूर, असल का उसूल, असल का उसूल। अब असल यानी और उसूल यानी असल यानी वास्तविक, उसूल यानी नियम, उसूल यानी नियम। अब ये इसकी क्या है, जमा है, ये क्या है, इनकी जमा है, आपको याद रखने हैं सभी की जमा। आखिर का अवाखिर, असर का आसार, उफ़क़ का आफाक। डबल क्लिक लगाए हैं जिन पे 2 राइट किए, मतलब उनको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी लफ्ज़ आपके आते ही आते हैं। तफक्कुर का तफक्कुरात, तदबीर का तदाबीर, जुर्म का जराइम, जुर्म का जराइम, जिस्म का अजसाम, क़िस्म का अक़साम, किस्म का अक़साम, किस्म यानी प्रकार, जुज़ का अजुज़ा, जज्बा का जज्बात, जज्बा का जज्बात, जज़ीरा का जज़ायर, आयत का आयात, आयत का आयात। जिन पर 2 क्लिक किए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें, आप समझ लें कि वो चीज़ें आ सकती है। मैंने वैसे सभी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं ताकि आप सभी ढंग से पढ़ें, याद रखें इनको, और कोई सा भी आपके एग्ज़ाम आ सकता है, पर फिर भी थोड़ा ज़्यादा बताने की कोशिश रहती है कि उनको थोड़ा ज़्यादा याद आप रखें। जाहिल का जुहला, जाहिल का जुहला, जिन का जिन्नात, हादसा का हादसात। बच्चों यहाँ पर दाल छूट गया, ठीक है, हादसात था, यहाँ पे दाल छूट गया, क्या छूट गया, दाल छूट गया है, हादसात, हादसा का हादसात। हुक्म का अहकाम, हद का हुदूद, हर्फ का हुरूफ, हर्फ का हुरूफ, हर्फ का हुरूफ। हर्फ एक है और हुरूफ उसकी क्या है, जमा है, हुरूफ उसकी जमा है। लफ्ज़ का अल्फाज, लफ्ज़ का अल्फाज। वर्क का औराक,
शायर का शुअरा, शेर का अशआर, हक का हुकूक, क़ानून का कवानीन, क़ानून का कवानीन। अब देखिए सभी मैंने डबल क्लिक लगाया है, मतलब ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये कई इम्तहानों में ये लफ्ज़ क्या हैं, आ चुके हैं। ठीक है, इम्तहान का इम्तहानात, अलम का आलाम, उस्ताद का असातिज़ा, उस्ताद का असातिज़ा, असलूब का असालेब, तफसीर का तफासिर, अक़रब का अक़ारिब, अक़रब का अक़ारिब, अक़रब यानी रिश्तेदार, एहसान का एहसानात, इश्तिहार का इश्तिहारात, ख़बर का अखबार, ख़बर का अखबार। ये देखो 4 टिक लगाए, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आता है। यौम का अय्याम, तारीख़ का तवारीख़, इस्लाह का इस्लाहात, इस्लाह का इस्लाहात, बाब का अबवाब, जुज़ का अज्ज़ा, तोहफ़ा का तोहाइफ, तर्जुमा का तराजिम, तसनीफ़ का तसानीफ़, तस्वीर का तस्वीर, तस्वीर का तस्वीर, तस्वीर यानी चित्र, फ़ोटो, तकलीफ़ का तकालीफ़, ताजिर का तुज्जार, तफसील का तफासील, तफसीर का तफासीर, तकदीर का तकादीर, रसाला का रसाइल, रिसाला का रसाइल। आप इसे कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको छूट रही है, कोई लगता है आपको वर्ड याद करना है, आप स्क्रीनशॉट भी मार मार के क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ज़र्रा है एक वचन या ज़र्रा है वाहिद, और ज़र्रा की जमा क्या है, ज़र्रात, क्या है, ज़र्रात। ज़ख़ीरा का ज़ख़ाइर, ज़रिया का ज़राए, फ़िक्र का अफ़कार, ज़िक्र का अज़कार, ज़हन का अज़हान, ज़हन का अज़हान, रुकन का अरकान, रियायत का रिआया, रस्म का रसूम, रकम का रुकूम, रिवायत का रिवायात, रूह का अरवाह, रूह का अरवाह। ठीक है, सबब का असबाब, वजह का वजूह, सुल्तान का सलातीन, सुल्तान का सलातीन, सल्फ़ का असलाफ़, सबक का असबाक, साहिल का सवाहिल, साहिल का सवाहिल, साहिल यानी किनारा, साहिल यानी किनारा, शिकायत का शिकायात, शरीक का शुरका, शाहिद का शवाहिद, बाग का बागात, आदत का आदात, तौर का अतवार, तौर का अतवार। तौर का मतलब क्या होता है, तरीका, तौर का मतलब तरीका। मैंने हिंदी लिखी है ताकि आप बच्चे क्या कर सकें, याद कर सकें। तरफ का अतराफ़, तरफ यानी एक तरफ, और चारों तरफ को क्या बोलेंगे, अतराफ़, क्या बोलेंगे बच्चों, अतराफ़। हकीकत का हक़ाइक़, हैवान का हैवानात, हज़रत का हज़रात, हरकत का हरकत, ख़त का ख़ुतूत, ख़त का ख़ुतूत, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आया है, ख़त का ख़ुतूत। खादिम का खुद्दाम, खिदमत का खिदमत, ख़ज़ाना का ख़ज़ाइन, खल्क़ का अखलाक, खल्क़ का अखलाक, ख़याल का ख़यालात, खलीफ़ा का खुलफ़ा, खलीफ़ा का खुलफ़ा। एक है तो खलीफ़ा, ज़्यादा है तो खुलफ़ा, ज़्यादा है तो खुलफ़ा। खातून का ख़वातीन, खातून का ख़वातीन, दौर का अदवार, दर्जा का दर्जात, दीवान का दीवानात, दलील का दलाइल, ख़ुसूसियत का ख़ुसूसियात, ख़ुसूसियत का ख़ुसूसियात यानी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। उफ़क़ का आफ़ाक़, उफ़क़ यानी किरण, आफ़ाक़ यानी किरणें। उम्र का आमार, ऐब का अयूब, रुकन का, ये अयूब है, अयूब नहीं है, अयूब किससे आता है, अलिफ से आता है। ठीक है, अयूब यानी ऐब, दोष। रुकन का अरकान, अज़्म का अज़ाइम, आशिक का उशाक, आशिक का उशाक। बच्चे बोलेंगे सर कितने सारे हैं, बच्चों मैंने बहुत ज़्यादा छांटे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बारहा आते रहते हैं। कोशिश की है उनको बहुत ज़्यादा छांट कर इकट्ठे करने की, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई लफ्ज़ छूटे नहीं। मैं नहीं चाहता आपका एग्ज़ाम में एक भी सवाल छूटे आपका। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि आप एग्ज़ाम में हर सवाल बहुत अच्छे तरीके से करके आएँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कंटेंट को छाँटने की, छाँट कर इकट्ठा करने की कोशिश की है। आगे देखिए, अदद का आदाद, आम का अवाम, अजीब का अजाइब। आपने देखा अजाइब घर, अजाइब का मतलब जहाँ पर बहुत सारे अजूबे होते हैं, अजीब चीज़ें होती है। अक़रब का अक़ारिब, अज़ू का आज़ा, अक़ीदे का अक़ाइद, अक़ीदे का अक़ाइद, अक़ीदे का अक़ाइद। अक़ीदा किसे कहते हैं, अक़ीदा कहते हैं आस्था को। वैसे उनसर का अनासिर, उनसर का अनासिर, अलामत का अलामात, निशान का निशानात, फ़तह का फ़ुतूह, तरकीब का तराकीब, गैर का अगियार, गैर का अगियार। एक है तो गैर, बहुत सारे गैर, तो गैर का गैरों नहीं होगा, वो गैर का गैरों,
तालाब का तालाबों, नदी का नदियों, ये सब का हिंदी में होता है, उर्दू में ऐसा नहीं होता है। तो हम जब उर्दू का पेपर दे रहे हैं तो हम उर्दू के पेपर को उर्दू की तरह ही क्या करेंगे, हल करेंगे। गलत का अगलात, गलत का अगलात, गरज का अगराज, मकसद का मकासिद, फ़ैल का अफ़आल, फ़ज़ल का अफ़ज़ाल, शक का शुकूक, शक का शुकूक, शैतान का शयातीन, शय का अशिया, शजर का अशजार, शजर का अशजार, शजर का अशजार, शजर यानी पेड़, अरबी में कहते हैं शजर पेड़ को, शक्ल का अशकाल, सदका का सदक़ात, सनम का असनाम, सनम का असनाम। बस बच्चों थोड़े से ही हैं, 20-25 और होंगे। तिलिस्म का तिलिस्मात, तबका का तबक़ात, सफ़हा का सफ़हात, साहिब का असहाब, साहिब का असहाब, सन्फ़ का असनाफ़, सिफ़त का सिफ़ात, सिफ़त का सिफ़ात, सिफ़त का सिफ़ात। मस्जिद का मसाजिद, मस्जिद का मसाजिद बहुत बार पूछा गया है, मस्जिद का मसाजिद बहुत बार पूछा गया है। तिफ़्ल का अतफ़ाल, तालिब का तुलबा, तालिब का तुलबा, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जुल्मत का जुल्मात, तायर का तवीर, और उदू का आदाद, उदू का आदा, उदू का आदा, अदू है ये, अदू, अदू क्या है, अदू, अदू का आदा, अदू का आदा, अदू यानी विरोधी, अदू यानी विरोधी, द्रोही। आलिम का उलमा, आलिम का उलमा, इल्म का उलूम, शख्स का अशखास, फ़लक का अफलाक, फ़हम का अफ़हाम, फ़र्द का अफराद, फ़र्द का अफराद, फ़र्द का अफराद। फ़र्श का फ़ुरूश, फ़न का फ़ुनून, फ़ायदे का फ़वाइद, क़ायदे का क़वाइद, क़ायदे का क़वाइद में ये ऐसा होता है क़वाइद। कौल का अक़वाल, क़ब्र का क़ुबूर, कब्र का क़ुबूर, कब्र का क़ुबूर। कदम का अक़दाम, लुत्फ़ का लताइफ़, किताब का कुतुब, किताब का कुतुब। याद रखना बच्चों, किताब का क्या होता है, कुतुब, किताब का किताबों नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे सभी सबसे ज़्यादा गलती से करते हैं। पूछा जाता है किताब एक है, किताब क्या है, वाहिद है, तो किताब की जमा क्या होगी, तो किताब की जमा बच्चे लिखते हैं किताबों, कुछ लिख देते हैं किताबें, है ना। तो किताब की किताबें किताबों नहीं होती, वो हिंदी में होता है। किताब की जमा होती है कुतुब, किताब की जमा होती है कुतुब। इसको याद रखना बहुत अच्छी तरह से, आगे भी यह काम आएगा आपके लाइफ में। काफिर का कुफ़ार, मतलब का मतालिब, मतलब का मतालिब, मौज का अमवाज, मौज का अमवाज, मौज का अमवाज, मौज का मौजे नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, मर्तबे का मरातिब, मरसिया का मिरासी, क़सीदे का क़साइद, मशहूर का मशाहिर, नूर का अनवार, नुक्ता का नकात, नुक्ता का निकात। 190 ज़्यादा नहीं, ठीक है, 168 हो चुके हैं। मरहले का मराहिल, मिसल का अमसाल, नक्श का नुकूश, नबी का अम्बिया, वक्त का औकात, वक्त का औकात, वाक़े का वाक़यात, वाक़े का वाक़यात, वाक़े का वाक़यात। वारिस का वरसा, वारिस का वरसा, वली का अवलिया, वज़न का औज़ान, वसफ़ का औसाफ, नसीहत का नसाइह, नज़म का नजूम। अब ये वो वर्ड हैं जो आपके पहले क्या आ चुके हैं, एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और जो आपकी किताब में क्या हैं, शामिल हैं। किताबों से ही सारे वर्ड क्या किए गए हैं, जान पहचान बुक से लिए गए हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी किताब में किसी न किसी सबक में सब शामिल थे सारे। वहम का अवहाम, वहम का अवहाम, मकाम का मकामात, मौजिज़ा का मौजिज़ात। ये वर्ड गलत तो क्या, जामोजी नहीं, मौजिज़ात क्या है, चलो हटा दीजिए इसको, छोड़ो। मौजिज़ा का मौजिज़ात, मौजिज़ा का मौजिज़ात। मुल्क का मुल्कों नहीं होगा, मुल्क का होगा ममालिक, और हो सकता है इमलाक। ममालिक भी सही है, इमलाक भी सही है। एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, आपको याद रखना है। मुल्क का इमलाक, मुल्क का ममालिक। मौत का अमवात, मजलिस का मजालिस, मजलिस का मजालिस। तो बताइए मस्जिद का क्या होगा, मस्जिद का मसाजिद। चलिए ख़त्म होने वाले हैं बिल्कुल। मज़हब का मज़ाहिब, मर्ज़ का इमराज़,
क़िस्त का अक़साद, लहद का लहूद और लज़्ज़त का लज़्ज़ात। लज़्ज़त का लज़्ज़ात। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपके समझ में आ गए होंगे। अब आप बोलोगे बहुत स्पीड से पढ़ दिए सर, हमारे क्या समझ में आए। तो बच्चों आपको जो सुनना है, आपको वीडियो को एक बार नहीं 2 बार सुन लेना है। सुनने से ही चीज़ें ज़्यादा याद होती है, लिखने करने से बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब आपका होगा। सुनने से ही आपको काफ़ी चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। जिनको मैंने टिक मार्क ज़्यादा किए, आप चाहें तो उनको कॉपी में अलग से लिख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मुहावरे। अगला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, मुहावरे। मुहावरे छाँटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मुहावरे छाँटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये भी कोशिश करी थी मैंने कि आपकी किताबों में कौन कौन से मुहावरे दिए गए हैं उन्हीं को ज़्यादातर शामिल करूं, है ना। बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, फिर मैंने सोचा ऐसा मुहावरा कोई दूसरा दे दिया और बच्चे अटक गए तो भी मुसीबत है। इसलिए मैंने बहुत सारे मुहावरे शामिल किए हैं और सभी मुहावरे मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, बारी बारी पेश कर रहा हूँ। आपको सिर्फ ये करना है, आपको सिर्फ मुहावरों को सुनना है और समझना है कि किस मुहावरे का क्या मतलब हो सकता है। एग्ज़ाम में यानी इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी एक मुहावरा दे दिया जाएगा, बाग बाग होना, और आपसे ये बोला जाएगा कि बताइए बाग बाग होना मुहावरे का क्या मतलब होता है। तो आपको बताना है बाग बाग होना का मतलब है बहुत खुश होना। बाग बाग होना मतलब है बहुत खुश होना। फिर कह सकते हैं कि जुमला भी बनाइए, तो आप बना सकते हैं मेरा दोस्त इम्तिहान में कामयाब हुआ तो मैं बाग बाग हो गया, यानी मैं बहुत खुश हो गया। सब्ज़ बाग दिखाना, इसका मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। ज़ैद मुझे सब्ज़ बाग दिखा रहा है, यानी दिखा रहा था, यानी ज़ैद मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। तो आप जुमला तो खुद भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर से लिख देता हूँ, आप इनको देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ इनका क्या कहते हैं मतलब याद होना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको सिर्फ उनका मतलब याद होना क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। थाली का बैंगन मतलब क्या होता है, डामाडोल होना। क्या होना, डामाडोल होना। थाली का बैंगन होना यानी डामाडोल होना। झूठ इंसान को थाली का बैंगन बना देती है। राह पर लाना यानी अच्छे काम पर उकसाना। अजीज़ अपने दोस्त अबीर को राह पर ले आया, ये का नहीं को है बल्कि राह पर ले आया। बगलें झांकना यानी कोई बात ना सूझना। अजीज़ के सवाल पर अबीर बगलें झांकने लगा। दांत खट्टे करना यानी जमकर मुकाबला करना। दांत खट्टे करना मतलब खाने पीने की चीज़ नहीं है, दांत खट्टे करना यानी जमकर मुकाबला करना। दारा ने रुस्तम के दांत खट्टे कर दिए। पानी की तरफ बहाना यानी फालतू खर्च करना। कहता है लोग पैसा पानी की तरफ बहाते हैं। अबीर की लॉटरी खुली तो वो रुपये को पानी की तरह खर्च करने लगा, पानी की तरह बहाने लगा। बेपर की उड़ान यानी अफवाह फैलाना। इंसान को बेपर की उड़ान से बचना चाहिए। हाथों हाथ लेना यानी खूब इज़्ज़त देना। अबीर कामयाब हुआ तो हाथों हाथ लिया जाने लगा। ईद का चांद होना, ये भैया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब तक सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला लफ्ज़ है। ईद का चांद होना यानी कभी कभी नज़र आना। अक्सा ईद का चांद हो गई, अक्सा ईद का चांद हो गई। उंगली उठाना यानी एतराज़ करना। गलत काम पर सभी उंगली उठाते हैं। आसमान से बातें करना यानी बहुत कामयाब होना। अक्सा आजकल आसमान से बातें कर रही है। आंखें खुलना यानी संभल जाना। उसने ज़ैद को धोखा दिया तो ज़ैद की आंखें खुल गई, यानी ज़ैद धोखा से क्या हो गया, बच गया। आंखें बिछाना यानी इज़्ज़त करना। देखिए लफ्ज़ एक जैसे ही हैं, आंखें खोलना, आंखें खुलना, आंखें बिछाना, सब एक जैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन मतलब सबके क्या हैं, अलग अलग है, तो आपको सबको याद रखना है। आंखें खुलना यानी संभल जाना। उसने ज़ैद को धोखा दिया तो ज़ैद की आंखें खुल गई। आंखें बिछाना यानी इज़्ज़त करना। ज़ैद अपने मेहमान की राह में आंखें बिछाता है। 9-2-11 होना, ये भैया दूसरा क्या है, इम्पोर्टेंट है। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना सबसे ज़्यादा आता है। 9-2-11 होना मतलब क्या है, भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। साइंस की हैरत ज़दा ईजादात ने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। इसकी जगह बच्चों आता है आब आब होना भी आता है कई बार। क्या आता है, आब आब होना। पानी पानी होना, आब आब होना, दोनों का एक ही मतलब है। शर्मिंदा होना, पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। ज़ैद को गलती का एहसास हुआ तो वो पानी पानी हो गया, यानी क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया। दिन में तारे नज़र आना, दिन में तारे नज़र आना। मुसीबत में पड़ना, मतलब क्या है इसका, मुसीबत में पड़ना। नालायक निकम्मे आदमी को दिन में तारे नज़र आते हैं। नालायक और निकम्मे आदमी को क्या नज़र आते हैं, दिन में तारे नज़र आते हैं।
पाँव तले ज़मीन खिसकना यानी सदमे में पड़ना, उसके धोखे से मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। नीला पीला होना यानी बहुत गुस्सा होना, ज़ैद अपनी हार पर बहुत लाल पीला हुआ। लाल पीला भी होता है, नीला पीला भी होता है, ठीक है। आब आब होना, मैंने ऊपर बताया था ना आपको, आब आब होना, पानी पानी होना एक ही बात है। शर्मिंदा होना, तबीब अजीज़ की तैयब अजीज़ की नसीहत से मैं आब आब हो गया। आँख का पानी ढल जाना यानी बेशर्म हो जाना, आँख का पानी ढल जाना यानी बेशर्म हो जाना। लोगों की आंखों का पानी ढल गया, ये लोग क्या हो गए हैं, बेशर्म हो गए, आजकल कुछ भी किसी की फ़िक्र नहीं करते हैं। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। और ये भी क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी बारी बारी पूछा जाता है इम्तिहान में। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। आजकल लोग रिश्वत देकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपना मुंह लेकर रह जाना यानी झेप जाना, सवाल का जवाब ना मिलने पर ज़ैद अपना सा मुंह लेकर रह गया। आबोदाना उठना यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। राशिद का आबोदाना उठ जाने पर वो दूसरी जगह चला गया। आपे से बाहर होना यानी गुस्से से बेकाबू हो जाना। जो गुस्से में आपे से बाहर ना होते तो यूं ज़ख्म खाते, ना माल अपना खोते। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये भी भैया याद करना बच्चों, इसको भी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब क्या होता है, अपनी तारीफ़ आप करना, अपनी तारीफ़ खुद ही करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं है, यानी खुद की तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं है। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान आप करना। जो तलबा मेहनत नहीं करते वो अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मारते हैं, इसका मतलब अपना नुकसान खुद करना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी का मतलब कि इसका है वक्त से फ़ायदा उठाना, वक्त से फ़ायदा उठाना। मौका परस्त लोग बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूकते। सूरज को चिराग दिखाना यानी अक्लमंद को अकल की बात बताना, तजुर्बेकार को अकल की बात बताना सूरज को चिराग दिखाना है। तूती बोलना, ये क्या है, तूती बोलना, ये तोती नहीं है, क्या है, तूती बोलना। ये लफ्ज़ भी 12 आता रहता है, तूती बोलना यानी ये बोलन हो गया बेटा, बोलन नहीं बोलना है, क्या है, तूती बोलना। तो तूती बोलना यानी अदब। अच्छा ये अलिफ यहाँ चला गया, इसका छूट गया अलिफ। तूती बोलना यानी दबदबा होना, तूती बोलना यानी दबदबा होना। हर तरफ दानिश की तूती बोलती है, यानी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है ना आदमी, उसको बोलते हैं तूती बोलना, हर जगह उसका दबदबा होता है। कलेजा मुंह को आना यानी बेचैन होना, ज़ैद के फूट फूट के रोने पर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। कान भरना यानी किसी के खिलाफ बहकाना, कान भरने का मतलब क्या है, कोई पानी डाल के कान भरना नहीं, बल्कि क्या है, कान भरने का मतलब किसी के खिलाफ बहकाना। उसने मेरे खिलाफ उस्ताद के कान भर दिए। गुल खिलाना, अब क्या है, गुल खिलाना, गुल खिलाने का मतलब है नई बात कहना। गुल खिलाना मतलब क्या बच्चों, नई बात करना। आजकल अबीर ने खूब गुल खिलाए हैं। लकीर का फ़कीर होना, लकीर का फ़कीर होना यानी पुरानी रविश पर चलना। लकीर का फ़कीर होना का मतलब क्या बच्चों, पुरानी रविश पर चलना। और ये भी क्या आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लकीर का फ़कीर होना, पुरानी रविश पर चलना, पुराने तौर तरीक़ों पर चलना। तरक्की के ज़माने में भी कुछ लोग लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। मुँह की खाना यानी शर्मिंदगी उठाना। ज़ैद को परवेज़ के सामने मुँह की खानी पड़ी यानी शर्मिंदा होना पड़ा। मुँह में पानी भरना यानी लालच करना। मिठाई देखकर बच्चों के मुँह में पानी भर आया। नाक में दम होना यानी परेशान होना, नाक में दम होना यानी परेशान होना। तुम्हारी शरारतों से मेरी नाक में दम हो गया है। नाक में दम होने का मतलब क्या है, परेशान होना। नाक कटना यानी बदनाम होना। उसने अपनी गलती से ख़ानदान की नाक कटवा दी। क्या कटवा दी बच्चों, नाक कटवा दी। नाक कटना भी आता रहता है, नाक कटना भी ध्यान रखना, नाक में दम होना भी याद रखना, और मुंह में पानी भरना ये भी क्या करना है, याद रखना है। ये तीनों एग्ज़ाम में 12 आते रहते हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप इनको याद रखने क्या रखें, कोशिश करते रहें। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, कहावतें। क्या है, कहावतें। अब रही बात कहावतें। कहावतें को हिंदी में कहते हैं लोकोक्ति। क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ। हिंदी एक होती है लोकोक्ति,
ज़्यादा होती तो लोकोक्तियाँ, ऐसे एक होती तो कहावत, ज़्यादा होती तो कहावतें। यहाँ पर मैंने बहुत सारी कहावतें शामिल की है, इसलिए हम इसको कहावतें ही कहेंगे, एक से ज़्यादा है। कहावतें भी लगभग मुहावरे जैसी ही होती है। कैसी होती है? मुहावरे जैसी ही होती है, लेकिन मुहावरे में और कहावत में थोड़ा फ़र्क है। कहावतों का सिर्फ आपको मतलब ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि तो सेंटेंस के साथ इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आपसे नहीं करवाया जाता है। कहावत का सिर्फ मतलब जानना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, आपको स्पीडली सुनना है ताकि आपकी क्लास जल्दी क्या हो, कंप्लीट हो। कहावत एक तरफ लिखी है, उसका मतलब दूसरी तरफ लिखा है। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये भैया पहला ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। पहला ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ऊंची दुकान फीके पकवान यानी दिखावा कुछ और असलियत कुछ। मेरी जूती मेरा सिर, मेरी जूती मेरा सिर यानी मेरी गलती और मेरा ही नुकसान। सोते को सोता क्या जगाए यानी निकम्मा काम की नसीहत नहीं कर सकता। 5 उंगलियां एक सी नहीं होती यानी हर चीज़ की अलग अलग खूबी होना। दूध का दूध पानी का पानी होना, दूध का दूध पानी का पानी होना, ये भी क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। क्या है, इम्पॉर्टेंट है। दूध का दूध पानी का पानी होना यानी इंसाफ होना। आपने सुना होगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, इंसाफ हो जाएगा। और मुहावरे से थोड़ी है, लोकोक्तियाँ कमी है, ज़्यादातर इम्तिहान में यही पूछी जाती है। जिस थाली में खाए उसी में छेद किया यानी नमक हरामी करना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब है अपनी काबिलियत वहाँ दिखाना जहाँ कोई ना हो तो बेकार है। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान यानी बिन बुलाए किसी का मेहमान बनना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब होता है जिसके पास ताकत हो वो सब कुछ कर सकता है। जानना पहचान खाला भी सलाम यानी बेज़रूरत दखल अंदाजी करना। देखो ऊपर लिखा है जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, और यहाँ लिखा है जानना पहचान खाला भी सलाम। दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, मतलब अलग अलग है। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान यानी बिना बुलाए किसी का मेहमान जाके बन जाना ज़बरदस्ती, और यह लिखा है जानना पहचान खाला भी सलाम। तो इसका मतलब क्या है, बेज़रूरत क्या करना, दखल अंदाजी करना। आपकी ज़रूरत नहीं, आप फिर भी बीच में बोलते हो किसी काम में अपना टांग अड़ाना, क्या कहलाता है, जानना पहचान खाला भी सलाम। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम यानी बुढ़ापे में सजना संवरना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाए यानी अपनी सज़ा से कोई कब तक बच सकेगा। भरी जवानी में मांझा ढीला यानी जवानी में कमज़ोरी दिखाना यानी देरी से काम करना, ढीले तरीके से काम करना। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, अपना ही नुकसान आप करना। जादू वो जो सिर चढ़कर बोले यानी असरदार चीज़ें असर ज़रूर दिखाती हैं। आग पानी का मेल क्या यानी दो मुतज़ाद चीज़ें एक जगह नहीं हो सकती यानी दो विपरीत चीज़ें एक जगह नहीं हो सकती। मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या सवेरा नहीं होगा, ये क्या है, कहावत एक तरह की। मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या सवेरा नहीं होगा, सुबह नहीं होगी। किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये इसका क्या है, मतलब है, तब ये बात बोली जाती है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, ना अच्छा माहौल ना अच्छा इंतज़ाम, ना अच्छा माहौल ना अच्छा इंतज़ाम। एक अंडा और वो भी गंदा, एक अंडा और वो भी गंदा यानी एक औलाद और वो भी ख़राब। आम के आम गुठलियों का दाम, ये भैया सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली क्या है, लोकोक्ति है, सबसे ज़्यादा पूछने वाली कहावत है। आम के आम गुठलियों के दाम, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना, बिल्कुल याद रखना, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना, इसका मतलब क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है बच्चों। ऊँट के मुंह में ज़ीरा यानी ज़रूरत से बहुत कम होना, ज़रूरत से बहुत कम होना। तारीफ़ एक हाथ से नहीं बसती, ताली एक हाथ से नहीं बसती, इसका मतलब क्या है, दो तरफ़ा काम दोनों तरफ की कोशिशों से बेहतर होता है। दोनों तरफ से कोशिश होगी तभी काम को बेहतर हो सकता है, वरना नहीं होती। तभी कहा जाता है ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा क्या, दरख्वास्त। क्या है, दरख्वास्त। दरख्वास्त के लिए अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। दरख्वास्त को हिंदी में प्रार्थना पत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे एप्लीकेशन कहते हैं। आपके निसाब में, आपके सिलेबस में 5 तरह की इसमें या 4 तरह की एप्लीकेशन शामिल की गई है। एक एप्लीकेशन है छुट्टी के लिए, आपको कोई काम है इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। दूसरी कई दी गई है किसी तरकीब में शामिल होने के लिए यानी किसी फंक्शन में जाना है उसके लिए छुट्टी चाहिए। तीसरी है फ़ीस माफ़ी के लिए, आपको फ़ीस माफ़ करवानी है, आपके पास पैसे नहीं, आप गरीब हैं। और चौथी है सेक्शन बदलने के लिए, आप 10th A में पढ़ते हैं, फिर आपको 10th B में जाना है, आप 10th B में आपको C में जाना है, आपको अपना सेक्शन चेंज करवाना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है।
तो अब मैं आपको एक एक करके पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ और समझा देता हूँ। देखिए, सेक्शन बदलने की है, वो एप्लीकेशन का मैटर पूरा अलग है, तो आपको वो अलग से बता दी जाएगी। फ़ीस माफ़ी की है, उसका मैटर अलग है, वो आपको अलग से बता दी जाएगी। छुट्टी वाली और किसी तरकीब में शिरकत वाली, ये दोनों ही एप्लीकेशन एक जैसी है, ठीक है। यहाँ मैंने हेडिंग लगाई है, छुट्टी की दरख्वास्त बावजह बहन की शादी। छुट्टी की दरख्वास्त बावजह बहन की शादी। क्या है? बहन की शादी, और आपको क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, ये हमेशा ही लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर लिखा है मैंने जोधपुर, और यहाँ लिखा है मोहतरम जनाब, ठीक है। अब ये बातें आपको क्या याद रखनी है? जब आपको इम्तहान में ये कहा जाए कि आप फ़लाँ शहर की फ़लाँ स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपको स्कूल का नाम दे दिया जाए पेपर में, आपको स्कूल का नाम दिया जाए, शहर का नाम दिया जाए, जोधपुर की जगह अजमेर दिया जाए, कोई दूसरा शहर का नाम दिया जाए, इलाहाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, कुछ भी नाम दिया जाए, तो आपको वही जगह का नाम लिखना है पेपर में, ठीक है, जो आपको सवाल में दिया गया है। और अगर आपको सवाल में बस यही कहा गया कि आपको छुट्टी चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए, तो आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, और जिस शहर में रहते हैं आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको ये 3 लाइनें तो एज इट इज़ ही लिखनी है, और ये आप आसानी से लिख पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। और कुछ भी याद नहीं है तो जैसा मैंने लिखा है आप ऐसा भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? छुट्टी के लिए अर्जी लिख रहे हैं, दिमाग में बात रखें, आप क्या कर रहे हैं? छुट्टी के लिए अर्जी लिख रहे हैं। फिर लिख रहे हैं मोहतरम जनाब, यहाँ पर आप आली जनाब भी लिख सकते हैं, पर मोहतरम जनाब भी आप चला सकते हैं। अब क्या लिख रहे हैं? मुअद्दिबाना गुजारिश है, मुअद्दिबाना गुजारिश खिदमत यूँ है कि, यहाँ तक की जो लाइन है ना, मुअद्दिबाना गुजारिश खिदमत यूँ है कि, ये जो लफ्ज़ है और ऊपर की जो 4 लाइनें हैं, ये सब अगर आपने लिख दिए तो आपको 1 से 1.5 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा ईजीली। इसका आपको कोई नंबर नहीं काटेगा अगर आपने एज इट इज़ ढंग से लिख दिया तो, साफ़ सुथरा। अब इसके बाद आपको छुट्टी चाहिए। क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। तो अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको सुनना है। मुअद्दिबाना गुजारिश खिदमत यूँ है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मुझे अजमेर जाना है क्योंकि मेरी बहन की शादी है और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का इंतज़ाम, घर की सफाई, सजावट वगैरह सब मेरे ज़िम्मे है, इसलिए मुझे 3 दिन बरोज़ 12 जनवरी से 15 जनवरी 2022, 2024, 2025 तक की छुट्टी देने की मेहरबानी करें। आपकी ऐन नवाजिश होगी, आपकी ऐन नवाजिश होगी, शुक्रिया। आपकी ऐन नवाजिश होगी, शुक्रिया। यहाँ लिखेंगे मौर्रिखा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसकी तारीख, समझ गए ना? जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन की तारीख इस साइड लिखेंगे। दूसरी तरफ लिखेंगे आपका फरमाबरदार मोहम्मद ज़की, आपका फरमाबरदार मोहम्मद ज़की। और अगर आपको इम्तिहान में नाम दिया जाए कि आप फ़लाँ जावेद हैं, आप फ़लाँ बच्ची हैं, फ़लाँ बच्चे हैं, नाम दिया जाए तो आपको वही नाम लिखना है। ऊपर आपका फरमाबरदार या एज इट इज़ लिखना है। अब सुनिए बिल्कुल काम की और सबसे ख़ास बात, मैं वापस ऊपर कर देता हूँ और दोबारा समझा देता हूँ। जब आपको छुट्टी की अर्जी के लिए कहा जाए कि आपको छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी के लिए अब आपका पेट दर्द भी कर सकता है, आपका सिर दर्द भी कर सकता है, आपको इसलिए भी छुट्टी चाहिए। आपको बुखार आ रहा है, आपको इसलिए भी छुट्टी चाहिए। आपको किसी शादी में जाना है, इसलिए छुट्टी चाहिए। बहन, भाई, खाला, मामू, मैंने यहाँ बहन लिख दिया तो यूँ नहीं सर ने तो बहन की शादी बताई थी, सर ने भाई की शादी नहीं बताई थी। तो बच्चों, बहन की शादी, भाई की शादी, खाला की, मामू की, चाचा, नानी, आस पड़ोसी में किसी की भी शादी हो, आपको मैटर एज इट इज़ यही लिखना है, ठीक है। सभी में एक जैसा बात आएगी। शादी में जाना है उसके लिए भी छुट्टी चाहिए, आपके घर पे कोई फंक्शन है उसके लिए भी छुट्टी चाहिए। तो सभी के लिए आपको क्या करना है? बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, मोहतरम जनाब, मुअद्दिबाना गुजारिश यूँ है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। ये लाइन तो बच्चों आपको क्या करनी है? एज इट इज़ ऐसी की ऐसी ही लिखनी है जैसा यहाँ पर लिखा है, चाहे आपको कोई भी छुट्टी चाहिए हो, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे का मैटर है, ये आपकी मेहरबानी होगी से लेकर यहाँ तक का जो मैटर है सारा, ये जो सारा मैटर बच्चों, ये भी आपको एज इट इज़ लिखना है। आपकी ऐन नवाजिश होगी, शुक्रिया, मौरिका, तारीख, और ये आपका फरमाबरदार मोहम्मद ज़की, ये आपको एज इट इज़ लिखना है। बस नाम का ध्यान रखना है, नाम आपको एग्जाम में जो दिया जाए वही नाम आपको लिखना है। नहीं दिया जाए तो बच्चों आप अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहता है ये 3 लाइन का मसला। ये 3 लाइन है, ये कहलाता है मुद्दा। क्या कहलाता है? मुद्दा। जिसलिए आपको एक छुट्टी चाहिए, जिसके लिए आपको क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। ऊपर की चीज़ सेम हो जाएगी,
नीचे की चीज़ सेम हो जाएगी, ये सेम हो जाएगा, ऊपर वाला सेम हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला मैटर सेम हो जाएगा और ये सेम हो जाएगा। बस रहेगा क्या, मैटर बीच वाले का, मैटर रहेगा बीच वाले का जिसके लिए आपको छुट्टी चाहिए वो चीज़ यहाँ पर आप लिख देंगे। वो चीज़ आपको एक पेपर में दी होगी, आप वही आपको नकल मार के यहाँ पर लिखनी है, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। और इस तरह आपकी छुट्टी की कोई भी छुट्टी आपको चाहिए हो तो आप इस एप्लीकेशन लिख कर क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी एप्लीकेशन पे। दूसरी है फ़ीस में रियायत की दरख्वास्त। तरीका होगा वो ये, कोई चेंज नहीं करना है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट स्कूल आज़मगढ़। अब यहाँ गवर्नमेंट हायर स्कूल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपको नाम दिया जाए लिख दें। आज़मगढ़ की जगह जो भी शहर का नाम लिखना चाहे लिख दें। ऊपर मैं लिखा था मोहतरम जनाब, यहाँ मैंने लिखा है जनाब आली। क्या लिखा है, जनाब आली, समझ गए। आपसे गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ और मैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल दर्जा लाता हूँ। अब देखिए ऊपर की सब चीज़ सेम ही है ना, कुछ चेंज नहीं है ना। अब मुद्दा थोड़ा चेंज करना है। क्या करना है, मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है लेकिन मेरे वालिद की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है कि घर चलाने के साथ साथ मेरी तालीम का ख़र्चा भी उठा सकें। इसलिए आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि मेरी फ़ीस माफ़ करने की मेहरबानी करें ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई मुकम्मल कर सकूं। अब ये मैंने बताया था आपकी ऐन नवाजिश होगी, आपकी ऐन नवाजिश होगी। शुक्रिया। मौरिका, उस दिन की डेट जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो तारीख डाल दें। आपका फर्माबरदार अरबाज़ खान। अब अरबाज़ खान की जगह आप अपना नाम भी लगा सकते हैं या आपको पेपर में जो नाम दिया गया वो भी लगा सकते हैं। बाकी मैटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्क्रीनशॉट मार के भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और आज की तीसरी एप्लीकेशन देखेंगे, क्लास के सेक्शन की तब्दीली करने की दरख्वास्त। ये लो सेक्शन, बस क्लास के सेक्शन तब्दील करने के, सेक्शन आपको बदलना है, सेक्शन क्या करवाना है, चेंज करवाना है। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी है। अब हो सकता है आपको लड़का लड़का दिया जाए, आपको लड़के का नाम दिया जाए, जावेद दिया जाए, अशरफ दिया जाए, कुछ भी दिया जाए। हो सकता है आपको लड़की का नाम दे दिया जाए, तो जाहिर सी बात है लड़की है तो बॉयज़ स्कूल में तो नहीं पढ़ेगी, कहाँ पढ़ेगी, गर्ल्स स्कूल में पढ़ेगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको पैटर्न चेंज किया है। अगर लड़की है तो यहाँ पर क्या होगा, बखिदमत मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा। यहाँ पर मोहतरम था, यहाँ पर मोहतरम था, यहाँ साहब था, तो अपन ने मोहतरम को मोहतरमा कर दिया, साहिब को साहिबा कर दिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लेडी प्रिंसिपल होती है, समझ गए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल भी कर सकते हैं। या हैदराबाद की जगह आप कोई से अहमदाबाद वगैरह कोई भी आप डाल सकते हैं, जो भी यहाँ पर शहर का नाम आप डालना चाहें। अब मोहतरमा साहिबा या मोहतरम साहब की जगह मोहतरमा साहिबा। क्यों, क्योंकि वो लेडी हैं और लिखने वाली लड़की है। अगर आपसे ऐसा सवाल दे दिया जाए तो इसलिए मैंने एक डेमो चेंज करके बताया है। आपसे गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 8वीं क्लास की तालिबा हूँ। अब तालिब इल्म नहीं हूँ, तालिबा यानी शिष्या, और मेरा नाम मरियम फ़ातिमा है। मेरा नाम मरियम फ़ातिमा है। मैं इंग्लिश के मज़मून में थोड़ी कमज़ोर हूँ, यानी विषय में। आप मेरा सेक्शन ए बदल कर सेक्शन बी कर दीजिए। बी सेक्शन में मेरी कुछ सहेलियाँ हैं जो मुझे इंग्लिश समझाने में मेरी मदद करती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सेक्शन बी में भेजने की मेहरबानी करें। ये अपन ने मुद्दा बयान कर दिया। आगे वो कभी सेम क्या मैंने बताया था ना, आपकी ऐन नवाजिश होगी। शुक्रिया। आपकी फर्माबरदार तालिबा, इधर नाम लिख सकते हैं, मौरिका और तारीख यहाँ पर लिख सकते हैं जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो। मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, इसको इधर की जगह उसको उधर कर दिया है, इसको इधर की जगह इसको इधर कर दिया है, ठीक है। और दोनों ही चीज़ें सही है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें दोनों ही तरीके राइज हैं, दोनों ही तरीके चलते हैं। आपको सिर्फ मुद्दा ध्यान रखना है, मुद्दा जो आपको बताया जाए मुद्दा ध्यान रखना है। बाकी सब चीज़ें नीचे वाला मैटर और ऊपर वाला मैटर क्या है, बिल्कुल सेम है। कैसा है बच्चों, सेम है। उम्मीद करता हूँ आप एप्लीकेशन का मैटर समझ गए होंगे। नहीं समझें, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद चूँकि अगर आपको सेक्शन चेंज करवाना है, आपको क्या करवाना है, सेक्शन चेंज करवाना है, तो आपको यहाँ पर क्लास भी बतानी पड़ेगी, रोल नंबर बताने पड़ेंगे, सेक्शन बताना पड़ेंगे कि आपकी क्लास कौन सी है, 10th है, 8th है, कौन सी है, रोल नंबर आपके क्या है, 210 हैं, 510 हैं, ठीक है, 112 108 है, कितने हैं ये भी बताना पड़ेगा। सेक्शन अभी आपका कौन सा, ए है, बी है, सी है, डी है, आप किस सेक्शन में जाना चाहते हो वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। रोज़े से गला बिल्कुल सूख गया है, पर मेरी कोशिश है कि मैं क्लास आपकी क्या करूं, पूरी कंप्लीट करूं। अब है बच्चों हमारा अगला टॉपिक खतूत नवेसी। हमारे 84 पैनल्स हो चुके हैं, 105 में से 84 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 पैनल हो रहे हैं,
उम्मीद करता हूँ जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। खतूत नवेसी यानी लेटर, खतूत नवेसी यानी लेटर। अब आपके कौन कौन से खतूत शामिल हैं मैं बता देता हूँ। खतूत में मैंने देखो कितने लेटर शामिल किए हैं। खतूत में मैंने 2 ही लेटर शामिल किए। कितने किए बच्चों? 2 ही लेटर शामिल किए हैं, और 2 ही में आपको मैं सारी बातें एक साथ समझा दूंगा। देखो, ख़त लिखने के लिए जब भी आपको आ जाए, ख़त लिखने के लिए आ जाए, आपको क्या कहा जाता है? सबसे ज़्यादा ख़त किसको लिखवाते हैं? वालिद को। किसको लिखवाते हैं बच्चों? वालिद को। वालिद यानी पापा को, ठीक है, पापा को लिखवाया जाता है। कभी आपको कह दे माँ को लिखिए, कभी कहे वालिद को लिखे, कभी कह दे आपको किससे लिखना है? भाई को लिखना है ना। और कभी आपको क्या कह दे कि किसको लिखना है? बहन को लिखना है। तो भाई, बहन, वालिद, वालिदा, सभी को जो खत लिखेंगे सभी का फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम होगा। इसलिए एक ही खत में आपको सारे खत क्या करवाएंगे? कंप्लीट करवाएंगे। पहले आप सुने और समझें। अपने वालिद साहब के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें किताब ख़रीदने के लिए चंद रुपए तलब किए गए हों। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 219 विकास नगर अजमेर, 26 जुलाई 2000, जो भी आपका चल रहा हो, ठीक है। आप यहाँ पर 219 की जगह 319 भी कर सकते हैं, 117 भी कर सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई भी रैंडमली, कोई दिक्कत नहीं है। विकास नगर की जगह आप प्रताप नगर कर सकते हैं, ठीक है, राणा प्रताप नगर कर सकते हैं, आदर्श नगर कर सकते हैं। अजमेर की जगह आप जोधपुर कर सकते हैं, जयपुर कर सकते हैं, आगरा कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर नाम आप डाल सकते हैं। अगर आपको ख़त में दिया गया है तो आप वही नाम डालेंगे, और ख़त में नहीं दिया गया है तो आपको जो बेहतर लगे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले ऊपर सीधे हाथ की तरफ 2 लाइन में पहले एड्रेस और तारीख, ये दोनों चीज़ आपने ढंग से लिख दी, आपको आधा नंबर मिल गया बिल्कुल। अब आते हैं तीसरी लाइन। यहाँ मैंने लिखा है मेरे प्यारे अब्बा जान। ख़त लिखने में क्या लिखेंगे? प्यारे अब्बा जान। वालिदा को लिख रहे हैं तो प्यारी क्या लिखेंगे? अम्मी जान। भाई को लिख रहे हैं तो प्यारे भाई जान। बहन को लिख रहे हैं तो प्यारी आपा जान। बहन जान नहीं होता, प्यारी आपा जान, ठीक है। ये आपने और लिख दिया, आपको पाव नंबर फिर मिल गया 1/4। उसके बाद आप ये लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। तो 1 2 3 4 ये लिखने से आपको कम से कम 1.5 से 2 नंबर आपको क्या है मिल जाएंगे बिल्कुल ईजीली। कैसे मिलेंगे? ईजीली। पहले एड्रेस लिखना आना चाहिए, फिर आपको क्या लिखना आना चाहिए? तारीख लिखनी आनी चाहिए, फिर यहाँ पे प्यारे अब्बा जान, प्यारे भाई जान, प्यारे जो भी आपके यहाँ पे हैं, जिनको भी लिखना है, अम्मी जान वगैरह को, उनका लिखना है, और यहाँ लिखना है अस्सलामु अलैकुम। इतना लिख दिया तो आपको 1.5 से 2 नंबर ईजीली मिल जाएंगे। समझ गए? बहुत ईजी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात से पहले भी हम क्या है, लेटर के 3 टुकड़े करेंगे अलग अलग। पहले टुकड़े में क्या लिखते हैं? उम्मीद है कि आप सब घर वाले बखैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब घर वाले क्या होंगे? बखैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खुदा के फजल व करम से खैरियत से हूँ। ये जो 2 लाइन मैंने लिखी है ये आपको हमेशा ऐसी की ऐसी ही लिखनी है, याद कर लेना। उम्मीद है कि आप सब घर वाले बखैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, अच्छे होंगे, और मैं भी यहाँ पे आपकी दुआओं से अल्लाह के करम से क्या हूँ? अच्छा हूँ, खुश हूँ। ये लाइन आपको एज इट इज़ लिखनी है, चाहे आप भाई को लिख रहे हैं, चाहे आप बहन को लिख रहे हैं, चाहे आप अम्मी को लिख रहे हैं, चाहे आप अब्बा को लिख रहे हैं, सभी को ये बात लिखनी है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दा क्या है? देखिए, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, उम्मीद है कि इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। ये बात आप किस किस को बता रहे हैं? अपने अब्बू को बता रहे हैं। मुझे इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ किताबों की ज़रूरत है, इसलिए मैं कुछ किताबें ख़रीदना चाहता हूँ। इसलिए मुझे 500 रुपये बज़रिए मनी ऑर्डर इरसाल फरमाएँ ताकि मैं वक्त पर किताबें ख़रीद सकूँ। ये था आपका मुद्दा। और लास्ट में लिखेंगे अम्मी जान को सलाम और नाज को मेरा प्यार। अम्मी जान को सलाम और नाज को मेरा प्यार। अगर अम्मी को ख़त लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? अब्बू को मेरा सलाम और नाज को मेरा प्यार, ठीक है। बब्बू को मेरा प्यार, बाबू को मेरा प्यार, गुड्डू गुड़िया को मेरा प्यार, कुछ भी छोटे भाई का नाम आप दे सकते हो। अगर बहन को लिख रहे हैं और भाई को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? अम्मी अब्बू दोनों को मेरा सलाम, अम्मी अब्बू को मेरा सलाम, और नाज को, गुड्डा गुड़िया को, जो भी छोटे भाई में उसको मेरा प्यार। समझ गए बात? ये तो था आपका ऊपर वाला मैटर। जो 4 लाइन आपको याद रखनी है एज इट इज़। कोई पहले एड्रेस, सीधे हाथ की तरफ एड्रेस,
उसके नीचे तारीख़, यहाँ पर प्यारे अब्बा जान और यहाँ पर सलाम। उसके बाद आपको 2 लाइन रटी रटाई हमेशा लिखनी है। उम्मीद है कि आप सब घर वाले बाखैरियत होंगे, मैं भी यहाँ खुदा के फजलो करम से क्या हूँ, खैरियत से हूँ। उसके बाद अपना मुद्दा बयान करेंगे। लास्ट में लिखेंगे अम्मी अब्बू को सलाम, जिसको भी सलाम आपको करना है कर देंगे। और आखिर में एक तरफ लिखेंगे फ़कत वस्सलाम। क्या लिखेंगे? फ़कत वस्सलाम, आपका प्यारा बेटा मोहम्मद शाहिद। अगर अम्मी को लिख रहे हैं तो भी फ़कत वस्सलाम, अब्बू को लिख रहे हैं तो भी फ़कत वस्सलाम, भाई को बहन को तो भी फ़कत वस्सलाम। अब यहाँ पर अम्मी को लिख रहे हैं तो भी आपका प्यारा बेटा, पापा को लिख रहे हैं तो भी आपका प्यारा बेटा, और अगर भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? आपका प्यारा भाई, आपकी प्यारी बहन, जो भी लिख रहे हैं। और यहाँ पर आप नाम किसी का भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपना भी लिख सकते हैं। अगर इम्तिहान में पेपर में नहीं दिया है तो, और पेपर में कहा गया है मान लीजिए आपका नाम साहिल है, आपका नाम क्या है? साहिल है, और आपको अपने अब्बू को ख़त लिखना है, तो आपको यहाँ पर बच्चों साहिल का नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। समझ गए बात? तो उम्मीद करता हूँ ख़त वाला मैटर आप समझ गए होंगे। पहले तारीख, पहले एड्रेस, फिर तारीख, फिर अब्बा जान अम्मी जान प्यारे, और उसके बाद सलाम, उसके बाद अपना मुद्दा, और लास्ट में जाकर अपना एड्रेस। ठीक है। ये चीज़ें तो होती है अब्बा अम्मा के साथ। अब बाई चांस आपको कह दिया जाए दोस्त को ख़त लिखना है, किसको लिखना है? दोस्त को। तो दोस्त का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। दोस्त को हम इतनी इज्जत नहीं देते हैं। दोस्त हमारा दोस्त होता है, उसके साथ मुँह फट होते हैं, बेतकल्लुफ़ होते हैं। तो दोस्त को ख़त लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। देखिए यहाँ लिखा है 214 आदर्श नगर जयपुर, है ना? पहली लाइन ये लिखनी है, आपको कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। मौर्रिखा 22 मई 2022, आप यहाँ पे कुछ भी तारीख डाल सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम की हो। अब यहाँ पर हम बीच में ये नहीं लिखेंगे प्यारे दोस्त जान, प्यारे ऐसे जान, हम डायरेक्ट लिखेंगे अज़ीज़ दोस्त जावेद, जो भी आपके दोस्त का नाम है, अज़ीज़ दोस्त जावेद या प्यारे दोस्त जावेद। तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, तुम 10वीं जमात में अव्वल दर्जे से पास हो गए हो। मैं इस मौके पर तुम्हारी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा मशवरा है कि तुम 11वीं जमात की तालीम गंगापुर में हासिल करो और यहाँ के मशहूर स्कूल यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दशहरा मैदान बालाजी मंदिर के पास हासिल करो। ख़त का जवाब जल्द देना ताकि बाकी खुदा का फजल है। घर के सभी लोग खैरियत से हैं। वालिदैन भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अपने वालिदैन को सलाम अर्ज़ है और दुआ की दरख्वास्त है। खुदा हाफिज़, तुम्हारा दोस्त मोहम्मद तैयब ख़ान। देखिए ऊपर का फॉर्मेट सेम है, बस प्यारे अब्बा जान अम्मी जान नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट लिखना है अज़ीज़ दोस्त, जो भी आपके दोस्त का नाम हो। उसके बाद हम हमेशा मुद्दा लिखते हैं, पूरा मुद्दा बयान करना है। और लास्ट में क्या लिखना है? अपने वालिदैन को सलाम अर्ज़, यानी आपके वालिदैन को, दोस्त के अम्मी अब्बू को अपन क्या करना है? सलाम करना है कि अपने वालिदैन को सलाम अर्ज़ है और दुआ की दरख्वास्त है। और लास्ट में क्या लिखेंगे? खुदा हाफिज़। यहाँ फ़कत व सलाम नहीं लिख कर क्या लिखेंगे? खुदा हाफिज़, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा प्यारा बेटा नहीं, तुम्हारा प्यारा भाई नहीं, तुम्हारा दोस्त, और जो भी आपका नाम है, जिस नाम से लिखवाया जा रहा है, वो नाम आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों? लिख देना है। अगर आपको पेपर में दिया है तो, और नहीं दिया है तो क्या करेंगे? हम किसी का भी नाम लिख देंगे। चलो अब ये हमारा आखिरी टॉपिक है मज़मून। इसके बाद आपका वीडियो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं। मज़मून ऐसे जिसे हिंदी में निबंध भी कहा जाता है। अब देखिए मज़मून आपको इसमें दिए गए हैं 5, आपके सिलेबस में दिए गए हैं 5। पहला दिया गया है कोई कौमी त्यौहार। अब कौमी त्यौहार यानी किसी भी कौम में तो कोई भी त्यौहार हो सकता है, होली हो सकती है, दिवाली हो सकती है, ईद हो सकती है, बकरीद हो सकती है, किसी भी त्यौहार पे आप लिख सकते हो। आप खुद भी त्यौहार मनाते हो तो आपको पता ही है, ईद बकरीद के बारे में भी लिखोगे तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरा आपको दिया गया है किसी तारीख़ी इमारत के बारे में। अब तारीख़ी इमारत का मतलब कोई पुरातात्विक भवन, कोई पुराना किला। आप चाहें तो किसी किले के बारे में लिख सकते हैं, लाल किला लिख सकते हैं, ताजमहल लिख सकते हैं, किसी भी पुराने किले के बारे में, किसी पुरानी स्थिति जगह के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। एक आपको दिया गया है मैं भूल रहा हूँ अभी, एक आपको दिया गया है कोई पसंदीदा शख्सियत। अब पसंदीदा शख्सियत कोई भी हो सकती है। आप किसी शायर के बारे में लिख सकते हैं, किसी अदीब के बारे में लिख सकते हैं, अल्लामा इकबाल के बारे में लिख सकते हैं, मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। और एक दिया गया है स्कूल का सालाना जलसा। आपका स्कूल का वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन जो होता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो स्कूल का जो वार्षिकोत्सव है, इस पर ज़्यादातर मज़मून नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया है।
और ख़ास शख्सियत भी ज़्यादातर नहीं आता है। और इसको मुझे इतना पता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। तो 4 में से जो 3 आ सकते हैं, उन 4 में से कोई एक तो आ ही जाएगा। तो उन 3 में हमने क्या किया है, बारी बारी शामिल किए हैं। पहला हमने लिया है ईद। क्या लिया है, कौमी त्यौहार की जगह ईद ले लिया है। और कोई तारीख़ी इमारत की जगह हमने क्या ले लिया है, ताजमहल ले लिया है। और एक है हमारा सेहत और खेलकूद। सेहत और खेलकूद का आपस में क्या रिश्ता है, एक हमने ये ले लिया है। निबंध मजमून कोई याद करने की चीज़ नहीं होती है, इसलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप एज इट इज़ सुन लीजिए और यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। ईद उल फ़ित्र वो ईद है जो रमज़ान के रोज़ों के ख़ात्मे पर मनाई जाती है, जैसा कि भी चल रहा है और रोज़े की हालत में आपका वीडियो बन रहा है अभी। फ़ित्र के मानी है खोलना, इसलिए जब माह रमज़ान के 30 रोज़े ख़त्म हो जाते हैं तो माह शव्वाल की पहली तारीख को रोज़े खोल दिए जाते हैं और ईद मनाई जाती है। इस ईद पर अहले इस्लाम इस बात के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उनके रोज़े बखैरियत अंजाम पाएँ और उन्होंने इबादत करके खुदा ताला की रज़ामंदी हासिल की। रमज़ान के आखिरी दिन शाम को हिलाल ईद दिखाई देता है, तो उसका हिलाल कहते हैं चाँद को, ठीक है, हिलाल यानी चाँद। उसका ऐलान नकारों को बजा कर किया जाता है और लोग खुशी से फूले नहीं समाते, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। अगली सुबह उम्दा खाने ख़ास तौर पर सिवैयाँ तैयार की जाती हैं। इस दिन कमाने वाला बालिग़ मुसलमान अपने अहल व अयाल की तरफ से सदक़ा फ़ित्र गरीबों और मोहताजों को देता है। रोज़ा रखने से मुसलमान पर यह बखूबी ज़ाहिर हो जाता है कि फाका कश की हालत क्या होती है, इसलिए वो ईद उल फ़ित्र पर मिस्कीनों और नादारों में हस्ब तौफ़ीक नक़दो जिन्स खैरात के तौर पर तक़सीम करता है और खुदा ताला का शुक्र बजा लाता है कि या रब तूने मुझे मुफलिसी और फाका कशी से बचाया है, मैं तेरा सदक़ा दिल से शुक्र गुज़ार हूँ। रोज़े से रोज़ादार का दिल और जिस्म दोनों पाक हो जाते हैं। ईद के दिन मुसलमान साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और ईदगाह या जामा मस्जिद में जाकर नमाज ईद पढ़ते हैं। इसके बाद वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अजीज़ों की मुलाकात को जाते हैं, खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं, दावतें करते हैं और सदका व खैरात देते हैं। गरीबों मोहताजों को खाना खिलाते हैं, अहबाब को तोहफ़े भी पेश किए जाते हैं। कई जगह मेले भी लगते हैं और खूब रौनक होती है। अब ये उत्तर वैसे बहुत बड़ा है जवाब, आप चाहें इसको याद नहीं कर पाएँ, एक दो बार सुनेंगे ना तो पूरा का पूरा तो आपको याद रहेगा नहीं, तो आप इसमें आधी बातें लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। और कुछ बातें अगर आप इसमें मन से ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत क्या होगा, बेहतर होगा। और चेक करने वाला आपको 2-4 नंबर क्या देगा, ज़्यादा ही देगा, ठीक है। गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका है। अगला तारीख़ इमारत के बारे में पूछा जाए तो आप लाल किला लिख सकते हैं, मैंने अब ताजमहल लिया है। ताजमहल क्या है देखते हैं। ताजमहल का शुमार दुनिया के 7 अजाइब में होता है। हिंदुस्तान का बच्चा इसकी शान से वाकिफ़ है। जो भी सयाह बाहर से हिंदुस्तान में वारिद होता है, सबसे पहले इसी अजूबे रोज़गार की ज़ियारत करता है और उसके हुस्न व कमाल पर दंग रह जाता है। इसकी शान व अज़मत के साथ कई सयाहों की दास्तानें वाबस्ता हैं। सयाह यानी टूरिस्ट, पर्यटक। एक सयाह ने इसे देखकर कहा कि ये आलम मरमर का ख्वाब यानी मरमरी ख्वाब है। किसी ने कहा कि इस नादिर तोहफ़े को शीशे के अंदर रख देने की ज़रूरत है। एक यूरोपी ख़ातून इसकी दिलकशी पर इस कदर मशहूर हुई कि अपने शौहर को कहने लगी, अगर मेरी कब्र पर ऐसी खूबसूरत इमारत बनवा दो तो मैं आज ही मरने के लिए आमादा हूँ। इन कलिमात से ताजमहल की मकबूलियत ज़ाहिर होती है। पता लगता है कि ताजमहल कितना फ़ेमस है। ये शहर आफाक रोज़ा मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने अपनी महबूब बेगम मुमताज़ महल की यादगार में तामीर करवाया था। मौत से पहले मुमताज़ महल ने बादशाह से इस तमन्ना का इजहार किया कि मेरी याद में ऐसा आलीशान मकबरा बनाया जाए जिसकी नज़ीर देने में न मिले, दुनिया में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिले। चुनाचे जब बेगम ने उस वफ़ादार फ़ानी से रहलत की तो बादशाह ने ताजमहल की तामीर का काम शुरू करवाया। बड़े बड़े हुनरमंद और माहिर इंजीनियरों को इस काम पर मामूर किया गया। सफ़ेद मरमर के
पत्थर, संगे सियाह, संगे सुर्ख और बेशकीमत जवाहरात फराहम किए गए। इटली के एक माहिरीन ने ताजमहल का नक्शा तैयार किया। 22,000 कारीगर उस मुहिम पर जुट गए और 22 साल तक इसकी तामीर में मसरूफ़ रहे। आखिर 5 करोड़ रुपए की कसीर मुसारिफ के बाद ये इमारत पाए तकमील तक पहुंची। सोचिए उस ज़माने में 5 करोड़ रुपए लगे। उस ज़माने में कितने, आज से 200-400 साल पहले की बात है, तब इतना खर्चा आया, तो सोचो कितना महंगा होगा, ये कितना ख़ास बनाया गया होगा। एक दर्दनाक वाक़या तामीर के साथ वाबस्ता है। कहते हैं कि जब फ़न तामीर का ये शाहकार मुकम्मल हो गया तो शाहजहां ने सबसे बड़े इंजीनियर उस्ताद ईसा की आंखें निकलवा दी और उसके हाथ कटवा दिए ताकि वो इस किस्म की दूसरी इमारत ना बना सके और ताजमहल हमेशा के लिए दुनिया में अपनी मिसाल आप रहे। हालांकि ये बात क्या है, झूठी है, अफवाह एक तरह की। कितनी सच है मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं है। ताजमहल का दिल फरीब नज़ारा नाकाबिल बयान है। चांदनी रात में तो उसकी दिलकशी और भी बढ़ जाती है। उसको देखने के लिए दुनिया के गोशे गोशे से सयाह आते हैं और जब उस पर निगाह डालते हैं तो अश करने लगते हैं। उसके हुस्न व कमाल फ़न पर दंग रह जाते हैं। और ताजमहल में दाखिल होने से पहले जो ही उसके खूबसूरत और शानदार दरवाज़े पर नज़र पड़ती है तो बेख्तियार मुँह से तहसीन और तारीफ़ के कलमात निकल जाते हैं। ये दरवाज़ा बुलंद व हुस्न व अज़मत बादशाह अकबर के मकबरे के दरवाज़े को भी मात करता है। उस पर कलाम पाक की आयतें कुंदा हैं। अगर दरवाज़े पर खड़े होकर अंदर की तरफ देखें तो चबूतरे के दूसरे सिरे पर ताज का नहर के पानी में पड़ता हुआ अक्स अजब मंजर पेश करता है। नहर के किनारे सरू और सनोबर के दरख्त इमारत की शान को दोबाला करते हैं। फूलों और पौधों पर गज़ब का निखार है। संगमरमर के चबूतरे पर खुशनुमा फव्वारा अजब समा पैदा करता है। इसके आगे वो वसता हिस्सा है जहाँ मुमताज़ महल और शाहजहाँ मदफून है, यानी दफन है। दोनों कब्रें संगमरमर की बनी हुई हैं। इन पर कीमती जवाहर जड़े हैं। जिस मुकाम पर संगे मूसा को पैवस्त किया गया है वहाँ पत्थरों का पैबंद मतलब दिखाई नहीं देता। ये कारीगरी का कमाल है और दाद के काबिल है। ताजमहल में 2 बड़े गुंबद हैं। उनके अलावा 2 गुंबद 2 सती तालाबों के दोनों तरफ हैं। दीवारों, पर्दों और कब्रों पर कुरान मजीद की आयत कुंदा हैं और उनको गूनागूं रंगों के कीमती पत्थरों के बेल बूटों से आरास्ता किया गया है। यही वजह है कि इसे ड्रीम इन मार्बल कहते हैं। एक मार्बल का सपना, मार्बल में सपना। रोज़ाए ताजमहल मुग़ल फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हसीन मकबरा है। ये शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज़ महल की अमीक मोहब्बत की दायमी यादगार है और उसने बादशाह शाहजहां को ज़िंदा जावेद कर दिया। हुकूमत हिंद इस रोज़े की हिफाजत और सलामती का ख्याल रखती है। अगर कहीं मामूली सा नुक्स या खलल पड़ जाए तो फ़ौरन उसे रफ़ा कर दिया जाता है। आसार कदीम को बचाने की गरज से हमारी सरकार लाखों रुपए सर्फ करती है और उनकी देखभाल के लिए एक ख़ास महकमा कायम कर रखा है। रोज़ाए ताजमहल का तर्ज तामीर अकबर की इमारतों से मुख्तलिफ है। अकबर ने संगे सुर्ख से काम लिया जबकि शाहजहां ने संगे मरमर इस्तेमाल किया। अकबर की तामीरात की खसूसियत अज़मत और क़ुव्वत है तो ताजमहल की नुमाया खूबी हुस्न व नज़ाकत है। अकबर की इमारतों से जलाल टपकता है तो शाहजहां का ताजमहल जमाल का मरक़ा है। एक रज़मिया है तो दूसरा रोमान है। हिंदुस्तान का दूसरा मशहूर आलम हीरा कोहिनूर अग़यार उड़ाकर ले गए जो बिलाखिर बरतानवी ताजमहल की जीनत बना।
अब फ़ख्र करने को ताजमहल का वजूद गनीमत है। ये हीरा ज़माने की दस्तबुर्द से महफूज है और हमारे बेबहा कौमी मीरास है। अगर आपको पूरा याद नहीं रहे, इसका आधे भी याद कर लो और कुछ बातें मन से भी लिख दो तो भी चलेगा, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज का हमारा आखिरी टॉपिक, आज का हमारा सबसे आखिरी मजमून, और उसके बाद वीडियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेहत और खेलकूद। खेलकूद का सेहत से क्या ताल्लुक़ है, क्या संबंध है दोनों का आपस में? देखिए, ज़िंदगी हमेशा खेलों से जुड़ी रही है। खेलों से हमें भरपूर तफरीह मिलती है। खेल दिल के साथ हमारे जिस्म के लिए भी मुआवन होते हैं। खेलों से जिस्म की अच्छी वर्जिश होती है, जिस्मानी ताकत की भी नशोनुमा होती है। खेलों से हम में नज़्म व ज़ब्त, बाहमी इमदाद, बहादुरी और चौकन्ना रहने की खुसूसियात बढ़ती है। जो लोग खेल कूद और वर्जिश में दिलचस्पी नहीं लेते, उनका जिस्म कभी सेहतमंद और सुडौल नहीं बन पाता। तरह तरह की बीमारियां उनके जिस्म को अपना घर बना लेती हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी की एक बोझ की तरह लगने लगती है। जिस स्कूल में खेल के मैदान और सामान की सहूलियत होती है, वो स्कूल दूसरे स्कूलों से ज़्यादा अहमियत रखता है। खेलों में डूबकर तलबा कुछ देर के लिए किताबी इल्म के बोझ से निजात पा लेते हैं। खेलों से उनकी जिस्मानी नशोनुमा होती है और उसके साथ ही साथ दिल भी खुश रहता है। आज के दौर में खेलों की अहमियत है। आज कुछ खेल तो पेशा वाराना अहमियत हासिल कर चुके हैं। क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल बैनुल अक़वामी मुकाबले हैं। उनमें कामयाब खिलाड़ियों को अच्छी खासी दौलत मिलती है, लाखों रुपए मिलते हैं। इन खिलाड़ियों से इमदाद और हमदर्दी का जज्बा बढ़ता है। सचमुच खेल हमारी ज़िंदगी के लिए बाइसे रहमत हैं। आप इसके अलावा जो बातें आपको पसंद आती हैं, आप उन बातों को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसमें साथ में जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बस मेरी गुजारिश यही है, अगर आप वीडियो आप तक पहुँच गया है तो प्लीज़ इसे क्या करें, शेयर ज़रूर करें अपने सभी सोशल अकाउंट पर और अपने तमाम दोस्तों तक, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही का पेपर में एडवांस में आपको तमाम को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाएं। इसके अलावा कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और सबसे आखिर में इसके सवाल जवाब जान पहचान चैप्टर से कौन से चैप्टर शामिल होने वाले हैं और किस चैप्टर से कैसे सवाल बन सकते हैं, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक आध दिन में मैं उसको बनाने की भी क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपको एक शानदार वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।